नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे रेप को लेकर सियासी संग्राम की। हम बात करेंगे यूपी से लेकर राजस्थान तक सियासी हंगामे की। हम बात करेंगे वो इंसाफ की लड़ाई की जिसमें अब सियासी भट्टी चल रही है। दरअसल हम बात करेंगे हाथरस में हंगामे की। हाथरस कांड पर एसआईटी जांच हो रही है, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। उसके बाद भी सियासी दल सियासी हांडी लेकर हाथरस में सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। जब जांच हो रही है तो फिर आखिर हंगामा क्यों? पीड़ित के परिवार को बार बार क्यों बयान बदलने पड़ रहे हैं? क्यों हाथरस मामले को जाति के रंग से रंगा जा रहा है? क्या हाथरस के नाम पर सोशल मीडिया में लोगों को भड़काने की साजिश हो रही है? क्या यूपी में सीएए की तरह हाथरस मामले में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या सोशल मीडिया में जाति का जहर फैलाया जा रहा है? यूपी सरकार को आखिर क्यों आशंका है कि यूपी में दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है? हम बात करेंगे हाथरस से लेकर राजस्थान तक के हंगामे की। हम बात करेंगे इस पूरे प्रकरण की। हम जानेंगे कि यूपी सरकार ने साजिश को लेकर क्या क्या कहा। इन सवालों का जवाब आज हम इस खास डिबेट में ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। क्या हाथरस के बहाने यूपी में दंगा कराने की साजिश रची जा रही है? क्या हाथरस कांड की आड़ में जाति का जहर घोलने की कोशिश हो रही है? अगर पुलिस की खुफिया रिपोर्ट पर भरोसा करें तो यूपी में हाथरस के बहाने असामाजिक तत्वों का बड़ा गेम प्लान था। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि कई वेबसाइट सरकार के निशाने पर हैं जो बड़ी साजिश में शामिल है। दरअसल जस्टिस फॉर हाथरस जैसे सोशल मीडिया हैंडल पर कई आपत्तिजनक सामग्री आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी तहकीकात की, जिसमें पता चला कि एनटीसीए के तर्ज पर हाथरस मामले को फैलाने की तैयारी हो रही थी। रविवार देर रात पुलिस ने वेबसाइट और इससे जुड़े लोकेशन पर छापेमारी की और लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में केस भी दर्ज कराया। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। यूपी सरकार के मुताबिक जांच एजेंसियों के शिकंजे कसते ही रातों रात ये वेबसाइट बंद हो गई। रात में छापेमारी होते ही और सुरक्षा एजेंसियों के सक्रिय होते ही वेबसाइट तो बंद हो गई, लेकिन एजेंसियों के पास वेबसाइट के सारे कंटेंट मौजूद हैं। सरकार का दावा है कि पीएफआई जैसे संगठन अफवाह फैलाने में शामिल हो सकते हैं। मेरा ख्याल उनके पिताजी का एक वीडियो टेप मैंने देखा है, वो खुद कह रहे हैं कि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। अब पता नहीं ये इन्होंने कहाँ से क्या सुन लिया। मेरी तो पक्की जानकारी दे रहा हूँ आपको, उनके परिवार के लोग सीबीआई जांच मांग रहे थे। अब सीबीआई जांच हो रही है, पहले ये भी सीबीआई की बात कर रहे थे, अब सीबीआई जांच हो रही है तो अगली बात हो। ये बार बार राजनीति के चलते गोल पोस्ट बदलते हैं। मैं प्रियंका वाड्रा से कहना चाहूँगा, कृपा कर एक दौरा राजस्थान का भी लगा लेना। देश में सबसे बड़ा अगर कोई रेप कैपिटल रेप स्टेट है तो आज राजस्थान बन गया है। वो आज की जो रिपोर्ट है वो बता रही है आपको 2019 में सबसे ज़्यादा रेप हुए तो राजस्थान में हुए, तो वहाँ क्यों नहीं जाती वो? यूपी सरकार के मुताबिक प्रदेश में यूपी में जातीय दंगों की साजिश कराकर दुनिया में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने के लिए जस्टिस फॉर हाथरस नाम से रातों रात वेबसाइट गई। वेबसाइट में फर्जी आईडी के जरिए हजारों लोग जोड़े गए। यूपी सरकार का दावा है कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में वेबसाइट पर और देश प्रदेश में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने का तरीका भी बताया गया। मदद के बहाने दंगों के लिए फंडिंग की जा रही थी। फंडिंग की बदौलत अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग के सुराग भी मिले हैं। जांच एजेंसियों के हाथ वेबसाइट की डिटेल्स और पुख्ता जानकारी लगी है। यूपी सरकार के मुताबिक वेबसाइट में चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन की आड़ में निशाना बनाने की रणनीति बताई गई। बहुसंख्यकों में फूट डालने और प्रदेश में नफरत का बीज बोने के लिए तरह तरह की तरकीबें बताई गई। वेबसाइट पर बेहद आपत्तिजनक कंटेंट मिले। यूपी सरकार का दावा है कि हाथरस की घटना को तूल देकर देश भर में आपसी नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज, फोटोशॉप्ड तस्वीरें, अफवाहें और एडिट विजुअल्स का दंगे भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी से लेकर राजस्थान तक महिलाओं को इंसाफ दिलाने के नाम पर सियासत लगातार जारी है। हाथरस में सियासी मजमा लगाकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं राजस्थान के 12 मामले पर बवाल मचाया जा रहा है। दरअसल आखिर इंसाफ दिलाने की जंग के नाम पर सियासी खेल क्यों खेला जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। एक रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के नाम पर सियासत जारी है। हाथरस में सियासी दलों का मेला सोमवार को भी लगना जारी रहा। हाथरस कांड को लेकर विपक्षी पार्टियां योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने में लगी हैं। समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, भीम आर्मी, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता और प्रतिनिधि मंडल हाथरस के बुलगढ़ी गांव में पीड़िता के घर पहुंचकर अपनी अपनी संवेदना जताने का रस्म निभा चुके हैं। अब बारी आम आदमी पार्टी की थी। हाथरस कांड को लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। संजय सिंह ने मुलाकात के बाद कहा कि परिवार वाले डरे हुए हैं, पूरा गांव ही छावनी बना दिया गया है। साथ ही उन्होंने योगी सरकार और सीबीआई जांच को लेकर भी सवाल उठाए। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो कठोर से कठोर सजा होगी वो दिलाया जाएगा, जिससे कि दोबारा दुस्साहस न कर सके। इसके बावजूद अब जो राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे हैं, बसपा के लोग जा रहे हैं या जयंत चौधरी जा रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ अभी पीड़ित परिवार अपनी बेटी के गम में डूबा हुआ है और वहाँ अखिलेश यादव जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद हो रहा है। जब सारी मांगे पूरी कर दी है तो अब उस एसआईटी की भी जांच चल रही, सीबीआई को भी कह दिया गया, तो अब स्वाभाविक है कि अब पीड़ित परिवार के पास जो विपक्षी पार्टियां जाने की होड़ लगी हुई है, तो राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। इनको कम से कम उस पीड़ित परिवार के दर्द का एहसास होना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर से जितना जुल्म उस परिवार के साथ हुआ है, अगर योगी सरकार और मोदी सरकार उनको इंसाफ देना चाहते हैं तो उनकी जो डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए, ताकि उनको जस्टिस मिल सके, उनको सेटिस्फैक्शन मिल सके। सीबीआई केंद्रीय सरकार की है, एसआईटी प्रांतीय सरकार की है और दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। जितना जुल्म हुआ है उनके ऊपर, मैं डिमांड करता हूं कि उस परिवार की डिमांड्स को एकदम मानना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। संजय सिंह जब परिवार से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले तो उन पर स्याही फेंकी गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उधर हाथरस कांड के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी माहौल गर्मा गया है। विपक्षी दल हाथरस में सियासी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो राजस्थान के 12 में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर बीजेपी जयपुर की सड़कों पर उतर आई। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सतीश पूनिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और जयपुर पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बन गई। बीजेपी की एक टीम ने 12 पहुंचकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात भी की। दरअसल राजस्थान के 12 में 2 नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 12 शहर की 2 नाबालिग बहनें 19 सितंबर को घर से गायब हो गई थीं, जिन्हें 22 सितंबर को कोटा से बरामद किया गया। दोनों बहनों ने उनके साथ गैंग रेप का आरोप लगाया है। आरोप है कि पुलिस को जब मामला बताया गया तो पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस पर इस मामले को लेकर ढिलाई बरतने का आरोप भी लगा है। अब जबकि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी गैंग रेप जैसे घिनौनी वारदात हुई है, तो सभी दल अपनी अपनी सियासी नफा नुकसान का आकलन कर पीड़िता को इंसाफ की सियासत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो दरअसल आज हम लोकतंत्र में बात करेंगे कि आखिर क्यों यूपी से लेकर राजस्थान तक सियासत इस पर खेली जा रही है। हाथरस का मामला सामने आया, उसके बाद भी कई मामले सामने आ गए, लेकिन क्यों सियासी हांडी चढ़ाई हुई है? राजनीतिक पार्टियां क्यों इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और क्या इस मुद्दे को भुनाते हुए दूसरी पार्टी को कमजोर और खुद को जनता का हितैषी साबित करने की कोशिश की जा रही है? इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। शबनम जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज काका जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। देवी प्रसाद यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं प्रसपा के। बहुत स्वागत है आपका यादव जी। साथ ही हमारे साथ आलोक सिन्हा जी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। आलोक जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ संगीता गर्ग जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की नेता हैं। संगीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे शबनम पांडे जी के साथ। शबनम जी, आरोप इस तरह के लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, कि कई वेबसाइट जो हैं सरकार का दुष्प्रचार कर रही हैं, कई वेबसाइट जो हैं वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है, कई वेबसाइट जो हैं वो जातिगत आधार पर इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि कौन ये वेबसाइट चला रहा है, आखिर क्यों इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है?
जब ये प्रकरण शुरू हुआ तो इस प्रकरण 14 तारीख को शुरू हुआ। 14 तारीख से इस प्रकरण में किसी को भी मिलने जुलने या किसी पीड़िता परिवार का सहयोग करने की पूरी आजादी थी। 2 दिन के लिए जब हमारी SIT की जांच हो रही थी तो इस पे एक रोक लगाई गई और उसके बाद से फिर से पूरी आ गई। लेकिन आप जिस तरीके से देख रहे हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो या अन्य लोग हो, जिस तरीके से हुड़दंग हो रहा है उससे संवेदना व्यक्त करने के बजाय अपनी अपनी पार्टियों के नारे लगाए जा रहे हैं और जाति की बात सबसे ज्यादा की जा रही है। बार बार जाति को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसा लगता ही नहीं है कि पीड़िता के साथ किसी की संवेदना हो। सब अब जाति की बात को प्राथमिकता देते हुए एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि दंगे का माहौल। और खुफिया एजेंसियों ने भी यही कहा। एक वेबसाइट था कि जस्टिस फॉर हाथरस करके वेबसाइट खोला गया और उस वेबसाइट पे घंटे भर में हजारों की संख्या में फेक आईडी से उसमें एंट्री लोग लेते हैं। और यहाँ तक देखा जा रहा है कि ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है कि इस्लामिक देशों से भी कुछ संस्थाओं के माध्यम से फंडिंग भी की जा रही है। और उस वेबसाइट पे आंसू के हथगोले से कैसे आप निपटेंगे, किस तरीके से दंगा भड़काएंगे, तमाम ऐसी चीजें बताई गई है जो आपत्तिजनक है। तो उस वेबसाइट को सरकार ने उसको बंद कराया, FIR हुआ और उसको बंद कराने का काम किया गया। अब धरपकड़ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई, अपराध के खिलाफ, ठीक है, इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। संगीता गर्ग जी, सवाल इस बात को लेकर है, सरकार ये बहुत गंभीर आरोप लगा रही है कि इस तरह की वेबसाइट चलाई जा रही है और इस वेबसाइट्स के जरिए सरकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ के स्टेट में इस तरह की वारदातें हो रही है और इस पूरे मसले को जातिगत रंग रूप दिया जा रहा है। इस तरह के आरोप सरकार की तरफ से लग रहे हैं। संगीता जी, देखिए नेहा जी, बड़े अफसोस और विडंबना के साथ ये कहना पड़ता है कि शबनम जी जो बात कह रही हैं, इस तरह की नीति और नियत भारतीय जनता पार्टी की रही है, कांग्रेस की कभी ना रही है और न रहेगी। पहली बात। दूसरी बात जो ये कहना चाह रही हैं कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, देखिए विपक्ष का जो काम होता है कि सत्ता में बैठी हुई सरकार को सावचेत करे सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर। बिकॉज ये जो मुद्दा है ये एक इस तरीके का मुद्दा है जिसमें जाति, बिरादरी, भेदभाव, धर्म, संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर कोई भी बेटी हिंदुस्तान की बेटी होती है और हिंदुस्तान की बेटी के साथ किसी भी तरह का कृत्य होता है तो एक विपक्ष के नाते सत्ता में बैठे मठाधीशों को ये कहा जाए कि आप किसी भी बेटी के साथ बुरा गलत नहीं होने दें और उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि जिस तरह की कार्यप्रणाली यूपी सरकार की रही और योगी सरकार की रही कि रात के अंधेरे में क्यों 2-2:30 बजे फ्यूनरल किया गया, क्यों उसको अंत्येष्टि करी गई, उसके बाबा को क्यों नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मैम जाते हैं तो सहानुभूति इसलिए दिखाने जाते हैं क्योंकि रात के 2-2:30 बजे उस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया इसलिए, या फिर ये पूरा प्रकरण जो सामने आया, रेप की वारदातें बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में इस तरह की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है, ये वजह है कि सहानुभूति दिखानी पड़ती है। नेहा मेरी बात पूरी होने दीजिए कि देखिए कहने का मतलब कि क्यों उंगली उठाई जाती है, उसका सबसे बड़ा कारण कि रात के अंधेरे में किसी बिटिया का अंतिम संस्कार किया जाए बिना परिवार की मौजूदगी में, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आता है। आप किस गलती पर और किस मतलब गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सच्चाई देश की जनता से छुपाना चाह रहे हैं कि आपको रात के अंधेरे में सुंदर करना पड़ा और उसके परिवार की गैर मौजूदगी में? ऐसे कौन से कारण थे? ये सच्चाई जनता को पता लगनी चाहिए, देश की जनता जाननी चाहती है उस बेटी के साथ में ऐसा क्या था कि आपने रात के अंधेरे में, क्योंकि हमारी जो हिंदू संस्कृति है या भारत की जो संस्कृति है वह रात को दाह संस्कार नहीं किया जाता। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू होने के दावे करती है, हिंदू संस्कृति का दावा करती है, लेकिन यहाँ हिंदू संस्कृति पर भी कुठाराघात किया गया, भारतीय संस्कृति को भी कुचला गया कि किस तरह की भावनाएं।
अच्छा, दूसरी बात, जब ये सारा काम हो गया और तो विपक्ष, ठीक है, ये पूरा काम हो गया, लेकिन मनोज जी, ठीक है मैम, मैं आपके पास आऊंगी, और भी पैनलिस्ट है मेरे पास, मैं उनके पास चलती हूँ, उनका रुख करती हूँ। मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि रात में अंतिम संस्कार हुआ और सपा को भी बैठे बिठाए एक मौका मिल गया। देखिए, सवाल नेहा सपा को बैठे बैठाए अवसर मिलने का नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो सवाल है वो ये है कि जिस बेटी का रेप 14 तारीख को हुआ, उसकी एफआईआर 21 तारीख को क्यों लिखी गई? सवाल है, सवाल सुन लें। जिस बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, उसे मुकदमा एफआईआर अटेम्प्ट टू मर्डर में क्यों लांच किया गया? और वो भी अमर उजाला की रिपोर्ट है, आपको मैं सब दिखा सकता हूं। अमर उजाला ने लिखा है कि वो भी रिपोर्ट थाने में तब लिखी गई जब कुछ लोगों ने थाने पर गया और दबाव बनाए। वो तो ठीक कहिए, जिस बेटी ने 164 में बयान दिया कि उसके साथ दुर्दांत व्यवहार हुआ, उसका रेप किया गया, भारतीय जनता पार्टी के 8 दिन बाद रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी कहाँ थी? तब ये राजनीतिक पार्टियां कहाँ थी? तब नहीं लगता आपको कि कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाना चाहिए था? तब नहीं लगता आपको कि इस मुद्दे को लेकर आगे आना चाहिए था? देवी प्रसाद जी, समाजवादी पार्टी के लोग प्रथम दिन से, वहाँ की जो हमारी लोकल विंग है, प्रथम दिन से उसकी आवाज उठा रही है। आप पता कर लें, जब किसी को अभी न नेशनल न लोकल चैनल में किसी को पता तक नहीं था, तब से समाजवादी पार्टी के लोग उसकी आवाज उठा रहे हैं। और आप जैसे कुछ लोकल जर्नलिस्टों ने जब उठाया, जब बेटी वहां से एकदम उसकी हालात खराब हो गई, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि एक बेटी जमीनी स्तर पर लगातार देख रहे हैं कौन सी पार्टी आवाज उठा रही है, कौन सी पार्टी आवाज नहीं उठा रही है। 8 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई सर, कोई आवाज उठाने नहीं आया, कोई आवाज उठाने नहीं आया सर। अलीगढ़ में एडमिट कराया गया, हालत खराब हुई, तब उसे दिल्ली लेकर आया गया, कोई सामने नहीं आया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। देवी प्रसाद जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जब इस तरह के मामले से सामने आते हैं, प्रसपा भी ये दावा और ये वायदा करती है कि जनता से जुड़े हुए मसलों को हम उठाएंगे, जनता से जुड़े हुए मसलों को हम लेकर आगे आएंगे, लेकिन सर ऐसा क्या वाकई जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिल रहा है? 8 दिन तक लड़की के लिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। कहाँ है विपक्षी पार्टियां, कहाँ थी उस वक्त? थोड़ी आवाज कम करवा दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से विपक्ष के साथ व्यवहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो लोकतंत्र की सरासर हत्या है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामी और कमजोरी को छुपाने के लिए कहीं न कहीं उस परिवार के ऊपर भी आरोप लगा रही है और पूरे तंत्र को भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेलने का काम करिए। ये जो हाथरस में हृदय विदारक घटना हुई है, ये मन को विचलित करने वाली घटना है नेहा जी। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटी बहू सुरक्षित नहीं है। आप सोचिए, जिस बेटी ने सुनहरे भविष्य का सपना देखा था, वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और नाकामी का शिकार हो गई। उसको असमय मौत के मुंह में ढकेल दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्या कहेंगे आप बताइए? भारतीय और वहां जो मिलने जा रहा है कोई भी किसी भी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों रोक रही है उनको, क्यों नहीं मिलने दे रही है? एक तो उनका दुख दर्द दूर नहीं कर रही है, उसकी जान ले लिया एक बेटी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ऊपर से उनको रोका जा रहा है, रात में लाश जलाया जा रहा है, उसका दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जा रहा? सारा सबूत मिटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी उसकी सीबीआई जांच कराने जा रही है। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। क्यों नहीं योगी जी मोदी जी से मांगते हैं, पुलिस तंत्र या इनको अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। कहाँ राष्ट्रपति जी बैठे हुए हैं? ठीक है, आलोक जी, क्या लग रहा है इसको पूरी तरह से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? जातिगत राज्यपाल रोज, ठीक है, राज्यपाल के रोज बयान आते थे। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। इसको जाति के रंग में रंगा जा रहा है आलोक जी? बिल्कुल नेहा जी, जैसा कि आप भी देख रही हैं कि इसको दलित 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 कह के सभी लोग, जैसा कि कल आपने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुंचे जो भीम आर्मी के थे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे ये परिवार नहीं रह सकती है क्योंकि इस परिवार को बड़ा तकलीफ हो रहा है, यहाँ पे इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये चाहे सपा के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, इन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि बलरामपुर में जो हुआ उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, और ये जैसा कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो 12 में हुआ उसके लिए ये क्या कदम उठा रहे हैं। अगर ये लोग रियल में बेटियों के साथ खड़े हैं तो सिर्फ यूपी में ही क्यों, ये राजस्थान में क्यों नहीं? इनकी आवाज राजस्थान में क्यों नहीं बुलंद हो रही है? तो क्यों संगीता जी आवाज राजस्थान में बुलंद क्यों नहीं हो रही है? कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान इस तरह के मामलों में नंबर 1 पर है, रेप बलात्कार के मामले में नंबर 1 पर है,
क्यों? देखिए नेहा, मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक जितने कानून राजस्थान सरकार ने बहन बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए बनाया है, शायद किसी राज्य में नहीं बने होंगे, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, क्या 12 में हुई घटना की तुलना आप हाथरस की घटना से करना चाहेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 12 में जो हुई घटना और जो हाथरस में हुई घटना है वो एक समान है? संगीता जी मैं आपसे एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए पहले। बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, बाद में बोलिएगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए फिर बोलिएगा। ठीक है, बात पूरी करिए। तीसरी बात, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? अगर आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है तो जाए, अपना कर्म करे, अपना धर्म निभाए, अपना फर्ज निभाए। कौन मना करता है? क्या कांग्रेस पार्टी मना कर रही है? क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मना कर रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी इसमें राजनीति करनी चाहिए क्या? सवाल इस बात को लेकर है कि पहले इस तरह के मामले सामने हो जाए, फिर उसके बाद राजनीतिक पार्टियां जाकर संवेदनशीलता दिखाएं अपनी कि हाँ इस तरह के मामले हो गए हैं, चेक बांट दें, मुआवजा दे दें, ऐसा करना चाहिए क्या? सुनिए, बात संवेदनशीलता की नहीं है, बात इस बात की है जो आप भी समझती हैं और यहाँ बैठे हुए तमाम लोग इस बात को समझते हैं कि जहाँ हाथरस में जो घटना हुई, पहले तो FIR दर्ज नहीं हुई, फिर क्यों नहीं बच्ची को अच्छे से हॉस्पिटलाइज करके उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया गया? दूसरी बात। तीसरी बात, क्यों उसका रात को फ्यूनरल किया गया? चौथी बात कि अगर विपक्ष मिलने जाना चाहता है तो क्यों रोका जाता है? पांचवी बात, क्या उसके परिजनों को बंधक बना के रखा जा रहा है? मैं कितनी चीजें ऐसी बताऊं जिसमें ऐसा लगता है और साफ स्थिति स्पष्ट होती है कि वहां पर किसी सच्चाई को छुपाने के लिए पर्दा डाला जा रहा है। ये सब और कल तो एक वीडियो और सामने आया जाता। मैम, जो हुआ वो तो वाकई दुखदाई है और वाकई इसको तो किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता संगीता जी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना संगीता जी कि इस तरह के मामले सामने आते ही क्यों है? क्यों रेप जैसी वारदातें बार-बार हो रही है? क्यों राजस्थान नंबर 1 पर है? संगीता जी, मैं संगीता जी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। मैं एक महिला होने के नाते सबसे ज्यादा भावनाएं हमारी आहत होती है, सबसे ज्यादा तकलीफ हमें होती है। नेहा जी, आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ और यहाँ बैठी हुई शबनम जी भी एक महिला है। हम जानते हैं एक बच्ची के साथ रेप होता है या एक महिला की आबरू तार होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमें होती है। हम फिर भी ये तुलना करती है, शर्मानी चाहिए, फिर भी ये तुलना। नेहा जी देखिए, अगर आप इस तरीके से बीच में बोलेंगे ना तो ना मेरी बात आप सुन पाएंगे ना आपकी बात मैं सुन पाऊंगी। मैंने संगीता जी इस बात को बताइए। सुनिए, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, या तो आप बीच में ना बोले, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। मैं आपको नहीं सुन पा रही। चाहिए। जीते जी पीड़िता के परिवार को मारने का काम किया उन्होंने। ये कह दिया कि दोनों नाबालिग लड़कियां अपनी मर्जी से घर से बाहर की। क्या बोल रही है आप? क्या बोल रही है आप? जीते जी परिवार को मुख्यमंत्री मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रही हैं। वाकई शर्मनाक है। देखिए, इस तरह के मामले के सामने आते हैं। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, अभी भी लोगों की मानसिकता का पिछड़ी हुई है, तो वाकई शर्मनाक है। और उसपे भी आप लोग राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने से बाज नहीं आती हैं। तो ये वाकई, क्योंकि ये महिलाओं की हिफाजत के साथ जुड़ा हुआ मसला है, महिलाओं की महफूजियत के साथ जुड़ा हुआ मसला है, कम से कम इस मसले पे तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस पर लगातार राजनीति हो रही है, सियासी हांडी चढ़ी हुई है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि क्या इस मसले पर राजनीति करनी चाहिए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है आलोक सिन्हा जी। सवाल इस बात को लेकर है कि देश में सर आज ये हालात है कि हर 4 से 5 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। जब राजनीतिक पार्टियों से जब जवाबदेही की जाती है, जब उनसे जवाब मांगा जाता है, तो उस पर फिर राजनीति हो जाती है। किस तरह से देखते हैं आप? बड़ा अफसोस मुझे लगा संगीता जी की बात को सुन के कि संगीता जी ने कहा कि 12 और हाथरस में बहुत डिफरेंस है। मैं कहता हूं कि जिस बच्ची के साथ रेप हुआ, रेप में डिफरेंसेस कैसे हैं? वो बच्ची जीते जी तो मर गई, फिर उसको क्या हम जब मार देंगे तभी उसको नहीं। मैम आप देखें, आप जो कहीं अभी मैम पहले मेरी पूरी बात सुने। जब आप बोल रही थी तो मैं आपकी बातों को सुन रहा था। आपने कहा कि हाथरस की घटना 12 की घटना से अलग है। सच्चाई से पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। मैंने ये बोला कि सच्चाई से पर्दा डालने की कोशिश हाथरस में की जा रही है। बाद में जो हुआ वो वाकई शर्मनाक था। मैं ये कहता हूँ संगीता जी मैं ये कहता हूँ, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर उधर भी रेप होता है, इधर भी रेप होता है, तो दोनों घटनाएं एक दूसरे से अलग कैसे हो गई?
मैं संगीता जी आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार इतनी ही सेंसिटिविटी है लड़कियों को लेकर, तो फिर ये राजस्थान नंबर 1 पे क्यों है? वहां क्यों नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी जी, क्यों नहीं जा रही हैं प्रियंका वाड्रा जी, और जाके उसको रोकने का काम क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि वहां तो आप सरकार में बैठी हुई हैं। राजस्थान में किसने मना किया? यहाँ पे थानागाजी की जब घटना हुई थी तो राहुल जी यहाँ पर आए थे कि नहीं आए थे? आपको जानकारी यहाँ जो हाथरस की बात कर रहे हैं, सारी की सारी पार्टियां फुटेज के लिए जा रही है। कोई मैं आपसे पूछता हूँ, आपके राहुल जी ने जाके कितना आर्थिक मदद दिया उस परिवार को? राजस्थान में थानागाजी की जब घटना हुई थी तो राहुल जी यहाँ पर आए थे और उस वो जो बच्ची थी आज वो स्वाभिमान से कांस्टेबल की नौकरी कर रही है। अगर आपको जानकारी नहीं, 12 में अगर ये घटना हुई वहाँ राहुल गांधी नहीं जाते, अजमेर में ये घटना होती है वहाँ राहुल गांधी नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते क्योंकि मैडम अभी वहाँ पे चुनाव नहीं है। ये भी तो एक मसला है ना मनोज जी। आप मोदी जी को भेज दीजिए ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, भेजिए आप मोदी जी को। मैम भेजने से और जाने से क्या ये मसला खत्म हो सकता है क्या? मना कर रहा है क्या? आप आइए ना, मोस्ट वेलकम, आप आइए। मैम वहाँ पे कोई कार्यक्रम का आयोजन है क्या? आप मुझे बता दीजिए। एक सेकंड नहीं, वहाँ पे संगीता जी किसी कार्यक्रम का आयोजन करवा रखा है क्या, जो तमाम लोग जाएं और वहाँ पर भोज करके आ जाए? कार्यक्रम का आयोजन नहीं होता, मैं ये कहना चाह रही हूँ। नहीं, अगर इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि और राजनीतिक पार्टियों के आइए जी, नेता आइए हमारे यहाँ पर, पूरी करिए। ये कैसा जवाब है? देखें हमारी जिम्मेदारी मैं सारी पार्टियों से कहना चाहता हूँ, कि देश की बेटी जब हम भारत माता की जय एक साथ एक सुर में अगर आवाज दे सकते हैं, तो अपनी देश की बेटी को बचाने के लिए सभी पार्टियों को बिना राजनीति किए हुए एकत्रित होकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। ये समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? आप कहती हैं कि मोदी जी वहां राजस्थान जाए, मोदी जी राजस्थान जाएंगे तो क्या घटना रुक जाएगी, या मोदी जी यूपी जाएंगे तो घटना रुक जाएगी? सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब अपने ऊपर बीतेगी तब ये घटना रुक सकती है। अगर वो किसी का हाल जानना चाहते हैं तो आप 2022 हमारा ये नारा लगा रहे थे, बेटी को संवेदना व्यक्त करने के बजाय वहाँ पे कार्यकर्ता ये नारा लगा रहे थे। क्या 2022 का इलेक्शन में जो आपने 2014 में कहा था वोट हुआ नारी पर वार, नहीं वाकई अगर इस तरह की घटना होती है इसमें भी राजनीति की जाती है, वाकई शर्मनाक है। एक सवाल इस बात को लेकर है मनोज जी। ठीक है मैम, ऐसे नहीं एक एक करके अपनी बात रखिए। मनोज जी सवाल इस बात को लेकर है, सर आज ये घटना हुई, सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर आ गए, प्रदर्शन करने लगे, हाथरस के जो परिवार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, तमाम तरह की नारेबाजी की गई। सर सवाल इस बात को लेकर है कि मुलायम सिंह यादव का शायद वो बयान आपको याद हो कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, या अखिलेश यादव का वो बयान आपको याद हो कि आपके साथ तो रेप नहीं हुआ, ये एक रिपोर्टर से पूछ लिया था। क्या इस तरह के संवेदनशील मामलों पर इस तरह के बयान देने वाले पार्टी के कार्यकर्ता अगर सड़कों पर आते हैं और ये आवाज उठाते हैं कि एक रेप पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, या फिर इस कांड के परिवार जो कांड हुआ है उसके पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, शोभा देता है क्या? देखिए, एक सजग विपक्ष होने के नाते लोकतंत्र में विपक्षी दल का ये दायित्व होता है कि जब अन्याय अत्याचार बढ़े, वो काम सत्ता और में रहते हुए करिए ना। कहा था कि जब भी संसद आवारा हो जाए तो विपक्ष का ये दायित्व है कि सड़कों को सुना न रहने। समाजवादी पार्टी उस बेटी को न्याय कैसे मिले, बलरामपुर की बेटी को न्याय कैसे मिले, आजमगढ़ की बेटी को न्याय कैसे मिले, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में घटनाएं हो रही पूरे देश के बेटियों को न्याय कैसे मिले, इसके लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष के रास्ते प्रतिबद्ध है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगा, योगी सरकार से कहना चाहूंगा कि आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास एलआईयू है, आपके पास आईबी है, आप अपराधियों पर नियंत्रण और निगरानी रखने के बजाय सुन लीजिए, थोड़ा धीरज रखिए,
थोड़ा धीरज रखिए। आप विपक्षी दल के नेताओं पर निगरानी और नियंत्रण रख रहे हैं। अपराध का संरक्षण वैसे होता है कि जब आप चिन्मयानंद को संरक्षित करते हैं, जब आप सिंगर जैसे लोगों को संरक्षित करते हैं, जिन अपराधियों ने बेटी के साथ दुर्दांत व्यवहार किया, उनसे आज मिलने वहां के लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंच गए भाजपा के, और जिन लोगों ने ये दुर्दांत घटना करी है उन्हीं के घर पे आज मीटिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी नेताओं पर लाठी चलाने के बजाय जो लोग बिटिया के साथ दुर्दांत व्यवहार किए पीड़िता के साथ उनको रैली करने से तो नहीं रोक पा रही है, उस पर तो लाठी नहीं चला रही है। ये वोट की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, और भारतीय जनता पार्टी हर बार जब फेल होती नजर आती है लॉ एंड ऑर्डर में, सर ये सब कुछ आपको याद आ जाता है विपक्ष में रहते हुए, जब सत्ता में रहते हैं, जब आप लोग सत्ता में रहते हैं तब ये सब चीजें क्यों नहीं याद आती आप लोगों को? खतरा है, कहीं कोई खतरा नहीं है, कहीं कोई साजिश नहीं है। साजिश ये है कि जो बेटियों की सुरक्षा देने में भारतीय जनता पार्टी जो नाकाम हो गई है, इसको सांप्रदायिक रंग कैसे दे दिया जाए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, झूठ बोलने वाले लोग, जो लोग अच्छे दिन की बात करते थे, जो 5 ट्रिलियन जीडीपी की बात करते थे, जो ये बात करते थे कि बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, वो लोग ये सब बरगलाने में नहीं। देखिए इतने संवेदनशील मुद्दे पे भी इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी अगर आप लोग राजनीति करेंगे तो मैं नहीं, जनता सवाल पूछेगी सर आपसे, आप लोगों से जनता सवाल पूछेगी। मर्डर का एफआईआर क्यों लाज, इसीलिए आप लोगों को बिठाते हैं, इसलिए आप लोग जनप्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए आप लोगों को जितवाया जाता है। आप अपने बीजेपी के लोकल हाथरस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपराधियों से मिलने क्यों भेजे? पीड़िता के घर योगी जी क्यों नहीं गए? योगी को जाना चाहिए पीड़िता के घर, विपक्ष ने तो नहीं रोका था। आप पीड़िता के घर जाते, लेकिन अपने सांसद को पीड़िता के घर न भेज करके उन अपराधियों के यहाँ जेल में मिलने भेज रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों को भी संरक्षण देती है और भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को भी संरक्षण देती है। उस संरक्षण के आड़ में ये बहुत सारे खेल खेलते रहते हैं। देवी प्रसाद जी, कोई नहीं पूछेगा कोरोना का, कोई नहीं पूछेगा बेटियों पर, कोई नहीं पूछेगा, सब जगह तो ये फेल है। बस ये है कि हर मुद्दे को बरगला कैसे दिया जाए, डाइवर्ट कैसे कर दिया जाए, ये खेल में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। और योगी जी अपने लगभग 4.25 साल के कार्यकाल में एक नौकरी नहीं दे पाए। उन्नाव के बेटी के साथ क्या हुआ आपने देखा ही, उन्नाव में बेटी के साथ क्या हुआ, आजमगढ़ में बेटी के साथ क्या हुआ, हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ। ठीक है, एक एक करके अपनी बात। देवी प्रसाद जी, क्या वाकई सारे सवाल तो आपने नेहा जी उठाए थे, उसमें जब ये फेल होते हैं तो ये दिखाते हैं कि बहुत खतरा। सवाल का जवाब तो आप भी नहीं दे रहे, आप भी वही बोल रहे हैं सर जितना आप सोच के आए हैं कि बोलना है। तो ये ना आप सुन रहे हैं, ना आप सवाल का जवाब दे रहे हैं। गरीब का, ठीक है देवी प्रसाद जी, इसके लिए ये सब इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी उठाती है, ठीक है और इस तरह चीजों को डाइवर्ट करती है। ठीक है सर। देवी प्रसाद जी, सवाल इस बात को लेकर है, ये दंगे भड़काने की साजिश कौन रच रहा है? बार बार सरकार की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए नेहा जी, बात इसमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से लाशों पे राजनीति कर आऊंगी मनोज जी हमेशा से लाशों पे राजनीति करती आई है। मनोज जी आऊंगी सर आपकी बात। हर घटना दुर्घटना को इस्लामिक देशों से खतरा क्यों? ठीक है, अरे मनोज जी से कहिए थोड़ा शांत रहें, सुन ले सवाल किससे किया जा रहा है। मनोज जी थोड़ा शांत रहिए। मनोज जी आवाज आ रही है आपको? मानने वाले लोग, आवाज मिल रही है सर? हमारा मनोज जी कहता है, यही मनोज जी संस्कृति रही है। मनोज जी पूरी दुनिया, मनोज जी आवाज मिल रही है? मान है कि मनोज जी, भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म सर मजबूरन मुझे आपकी आवाज बंद करवानी पड़ेगी। ठीक है, सवाल जिससे है उसका जवाब लेने दो। ये हिंदुत्व के नाम बनते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है देवी जी, किसी ने दूषित, ठीक है देवी प्रसाद यादव जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। किसी ने बदनाम किया है, उसका बाजारी कर। देखिए नेहा जी, बात यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही लाशों पे राजनीति करती आ रही है, और हर घटना दुर्घटना को कहीं ना कहीं वो राजनीतिक चश्मे के नफे और नुकसान के
चश्मे से देखती है भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ पर हाथरस में भी वही कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने एक सवाल किया था कि आखिर 8 दिन तक उस पर FIR दर्ज नहीं हुआ तो कहां पे लोग थे? दंगे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दबाव था कि 8 दिन बाद भी उस घटना में FIR दर्ज हुई। अब योगी जी के पास केवल 2 विकल्प है इसमें, या तो योगी जी इस्तीफा दें, नहीं तो उस परिवार के साथ समुचित न्याय करें। जहां तक न्याय की बात है, योगी जी के रहते इससे न्याय होने की उम्मीद नहीं है उस परिवार के साथ। सवाल इस बात को लेकर भी है ना, सरकार को कैसा न्याय? पश्चिम बंगाल एक सेकंड बंगाल में देवी प्रसाद जी, देवी प्रसाद जी, देवी प्रसाद जी, देवी प्रसाद जी, दिखाई दे देता है। देवी प्रसाद यादव जी, देवी प्रसाद यादव जी, सुन लीजिए, ऐसे नहीं, एक एक करके समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कर रहा है एक उच्चतम न्यायालय के किसी सिटिंग जज से इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। जो पीड़ित परिवार की मां, जो बाबूजी, जो लोग जब CBI जांच की सिफारिश कर दी पार्टी के डेलीगेशन का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी है, मनोज जी, उच्चतम न्यायालय के मनोज जी, पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए उसके देखरेख में। ये विपक्षी पार्टियां और डीएम को तत्काल बर्खास्त करें, डीएम के ऊपर भी FIR लॉन्च करें। ये क्यों घबराए हुए हैं? मनोज जी, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अगर CBI जांच हो तो दिक्कत कहाँ है? नार्को टेस्ट हो पीड़ित परिवार का तो दिक्कत क्या है? सच सामने आना चाहिए ना। नेहा, सीबीआई जांच तो भारतीय जनता पार्टी कराने की अनुशंसा कर दी है, लेकिन सारे सबूत मिटाने के बाद किया है, इसलिए CBI जांच पे भी है भरोसा नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लाश को रातों रात जलाने के बाद आप CBI जांच कराने जा रहे हो, इसका क्या मतलब है? महिला रही है, ठीक है, सभी महिला होकर अगर बात रखेंगी तो वो बड़े पटल पर आप रखेंगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को इतने कुकृत्य भरे नहीं, वाकई देखिए इस पूरे मामले में सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के डरने की क्या बात है? बिल्कुल इस पे राजनीति भी हो रही है और जाहिर तौर पे जो सच है वो सभी के सामने आना चाहिए। हालांकि सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की है। लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की महफूजियत की, और हाथरस का जो मामला सामने आया उसकी अब सियासत की आग अब राजस्थान तक जा पहुंची है। राजस्थान में भी प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पे उतरे हैं, राजनीतिक पार्टियों का दौरा वहां पे भी हो रहा है। सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि सच सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आलोक सिन्हा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर सरकार ये सिफारिश करती है कि CBI जांच हो तो फिर क्या नहीं लगता कि होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने व्यवस्था पे भरोसा होना चाहिए। और मैं देवीलाल जी से और मनोज जी से पूछना चाहता हूं, जैसा कि मनोज जी ने पहले कहा कि जब आप लोगों को भी पता नहीं था तो इनकी पार्टियों को पता था कि ये रेप हुई है, यहाँ पे इस लड़की के साथ परेशानी है। जब ये आज कह रहे हैं कि सारे सबूत मिटा दिए गए और आज ये 200 लोग लेकर जाते हैं वहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो ये उसी दिन जिस दिन अंतिम संस्कार की जा रही थी रात को, उसी दिन इन्होंने क्यों नहीं वहाँ पे पहुँच के 500, 1000, 2000 लोग। एक मिनट सर, एक मिनट पहले सुनने का धैर्य रखिए, मीडिया वाले लाइव दिखा रहे थे, पॉलिटिक्स में हम लोग लाइव दिखा रहे थे सर, नहीं बोल पाऊंगा, धैर्य आप लोगों को नहीं पता था? धैर्य रखिए। आपको मालूम था ये नहीं मालूम था? आपने कहा था कि मुझे मालूम है, और जब आपको मालूम था तो उसी दिन आप 1000, 2000 की संख्या में जाकर उसको क्यों नहीं रोका कि ये गलत हो रहा है? सरकार जब उसको रोकती उस समय पे तो पूरी जनता आपके साथ होती, और लगता कि आप बेटियों के लिए कुछ कर रहे हैं। सुरक्षा देने, आपको शायद पता नहीं है, सुरक्षा कानून व्यवस्था दुरुस्त करने, अपराधियों को दंड देने का काम सरकार फिर का है। आप क्या कर रहे थे? मैं पहले एक सेकंड मनोज जी, जब आप कह रहे सरकार का काम है, कानून व्यवस्था का काम है, तो फिर करने दीजिए ना, फिर क्यों उंगली उठा रहे हैं? आवाज उन्नाव में भी उठा रहे थे, आजमगढ़ में भी उठा रहे हैं, हर जगह आवाज उठा रहे हैं। पूरे हम तो इस बात के लिए संकल्पित और प्रतिबद्ध हैं कि पूरे देश में संगीता गर्ग जी, सवाल इस बात को लेकर है। प्रजापति जी के साथ आपने क्या किया? नारा देते थे कि बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। नहीं, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल से हटके आज हम देश की मुद्दे की बात कर रहे हैं सर, हम कोई रीजनल बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं द्रवित होते हैं? वो सिर्फ फिल्मी लोग नहीं,
मैं आपसे पूछता हूँ कि फिर गायत्री प्रजापति के साथ क्या किया गया? आप विश्लेषण ठीक से करो, ठीक से। नहीं, एकदम ठीक से कर रहे हैं। आपको चीजें अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि एक आम आदमी आपसे सवाल कर रहा है। सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई भी आम आदमी सरकार से कोई सवाल नहीं कर सकता है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि अगर आप लोगों को पता था कि सर ऐसा होने वाला है तो आप लोगों की मौजूदगी वहां पर होनी चाहिए, या फिर इसका इंतजार कर रहे थे कि फूंक दिया जाए उसके बाद जाकर हम सियासी आंटी चढ़ा दे? जब दुराचार पर समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा सड़कों पर हैं। संगीता जी कुछ की सुरक्षा, संगीता जी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन ये सरकार बेटियों की सुरक्षा के बजाय नौजवानों को नौकरी देने, संगीता जी ठीक है सर, पर काम करने के बजाय हर जगह सबको मौका दिया जाना चाहिए। संगीता जी एक सेकंड, संगीता जी किसी बेटी के साथ दुराचार हो जाए तो उसका सांप्रदायिक लाभ कैसे उठा लिया जाए, इन सब चीजों में संगीता जी सुन पा रही हैं आप मुझे? बुनियादी सवाल संगीता जी सवाल इस बात को लेकर है, क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं पता था कि आज अंतिम संस्कार होगा? कांग्रेस पार्टी को नहीं पता था? पल पल की अपडेट मीडिया के माध्यम से पहुंच रही थी लोगों तक। किस नशे में मस्त रहते हैं समाजवादी लोग, तो रोज आवाज उठा रहे हैं और लापरवाह रवैया। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, मनोज जी आएंगे आपके पास, सर सुन लीजिए, प्रदेश में खास कर सुन लीजिए सर, धैर्य रखिए थोड़ा सा। ऐसे नहीं एक एक करके शबनम जी एक सर हम लोग बात करने आए हैं, बात कर रहे हैं आराम से। एक सेकंड, जब आप चिन्मयानंद को, मनोज जी वेट करिए सर, सजा देने एक एक करके सत्ता का संरक्षण देंगे, मुझे मजबूरन आपकी आवाज सर बंद करवानी पड़ेगी। जब चिन्मयानंद जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की लोग हाथरस जैसे निर्मम जहां घटना हुई वहां पीड़िता के घर जाने के बजाय इनका वर्तमान सांसद अपराधियों मैं मनोज जी एक सेकंड रुक जाइए सर, आप देखिए सुन तो रही है, ये चुनावी मंच भी नहीं है, ये कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं है जिस पर आप सियासी रोटियां सेक लें, और ना मैं मौका दूंगी आपको। सुन लीजिए इनका वर्तमान सांसद मनोज जी के घर क्यों नहीं गया, क्यों गया? मजबूरन मुझे आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी सर, ऐसे नहीं होती, ऐसी चीजें नहीं होती है। जाति का रंग देना तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अब सुन लीजिए, क्यों नहीं जा रहे हैं? संगीता जी पीड़ित के घर योगी जी जाएं, किसी विपक्ष ने रोका थोड़ी है, जाए ना, डीएम को सस्पेंड करें, पूछें कि किसके कहने पे बेटी को जला दिया गया आधी रात को। संगीता जी पूछेंगे ना कि बेटी को क्यों जला दिया गया, मनोज जी सुन भी लीजिए ना, आप तो पूछ ही रहे हैं, जब हम पूछते हैं तो जवाब नहीं देते, ये बड़ी दिक्कत है ना आप लोगों के साथ कि आपको सुनना भी नहीं होता। इतना दुर्दांत व्यवहार हुआ है उसको आप, चलिए मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगी कि इनकी आवाज थोड़ा डाउन करें। संगीता जी देखिए नेहा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा सरकार की जो तानाशाही प्रवृत्ति है और लापरवाह जो रवैया है, ये यूपी में मानवता का गला घोट रहा है। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, वहाँ की निरंकुश सरकार और निष्ठुर सरकार की पोल भी खोल रहे हैं। ये आपने स्वयं देखा कि किस तरीके से एक पुलिस वाला प्रियंका गांधी जी का कुर्ता खींचता है, संगीता जी नहीं संगीता जी क्या आपको नहीं मालूम था कि पीड़िता का शव पहुंचेगा वहाँ पर? क्या आप लोगों को नहीं मालूम था? क्या कांग्रेस को नहीं मालूम था? आवाज दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या देश की जनता या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि सब कुछ हो जाए, उसके बाद सियासी रोटियां सेकी जाए, सियासत की जाए, राहुल गांधी जाए, प्रियंका गांधी जाए के द्वारा? क्या ये निरंकुश शासन का परिचायक नहीं? क्या ये पीड़िता जब परिचायक से एडमिट रही तो ना प्रियंका वाड्रा गई ना राहुल गांधी गए, और आप ये जो रवैया है यूपी सरकार का, जो निरंकुश शासन है, गर्म होने का ये इंतजार कर रहे थे, जिसमें पीड़िता के घर बैठकर दो लोग उसको धमकाते, वो वीडियो वायरल हुआ है। साफ पता चलता है कि यूपी सरकार का जो शासन है वो जनता के लिए नहीं है, सत्ता के लिए है।
और सत्ता के लोभी लोग और सत्ता के मठाधीश लोग इस तरीके से जनता को धमकाते हैं, इस तरीके से जनता को धमकाते हैं। पूरा देश शबनम जी, संगीता जी, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं मुझे उम्मीद थी कि आप महिलाएं हैं, समझेंगी इस मसले को, आप समझेंगी कि वाकई उस परिवार का दर्द क्या होता है जिसके बच्चे के साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ हो। लेकिन आप भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं। मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है मैम, ये समझते हुए, ये सुनते हुए कि आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आपने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि मुझे लगा था कम से कम आप लोग समझेंगी, आप लोग बताएंगी कि हाँ, अगर हमारे प्रदेश में, अगर जहाँ पे हमारी सत्ता है वहाँ पे इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं तो उसके लिए सरकार की जवाबदेही है और सरकार को उस पर तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन आप लोग सुनने का नाम नहीं ले रही हैं। आप भी बोली जा रही हैं संगीता जी, आप भी, लेकिन ये वाकई बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। सरकार की जिम्मेदारी बहुत शर्मनाक। सरकार की जिम्मेदारी थी कि बेटी को इन लोगों ने जला दिया। सरकार की जिम्मेदारी थी कि पीड़ित बाप को दुखियारे बाप को संवेदना देने के बजाय इस तरह से नहीं होता ना, इस तरह से नहीं होता। अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। आप लोगों को मानना होगा कि अगर आपके प्रदेश में इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।